अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पीटीवी की स्क्रीन से हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरा आपका शरारती दोस्त डार्लिंग। बड़ी मेहरबानी डार साहब, मगर ये बताएं कि ये शरारती मुझे किस सिलसिले में कह दिया आपने? क्यों भाई, शरारती नहीं हो तुम? वो क्या कह रहे हैं आप? मैं तो एक बड़ा सीरियस संजीदा इंसान हूँ। ऐसे ही दावे तुम्हें शरारती इंसान साबित करते हैं। कहाँ थे तुम 2 दिन से? इतने टेलीफोन कर रहा हूँ, इत्तला ही नहीं है कोई। ओ बाबे, मैं क्या बताऊँ, मेरा मल्लेदार है, उसका एक बेटा है, मैं उसकी नौकरी की तलाश में बहुत खज्जल ख्वार हुआ हूँ, नौकरी नहीं लभ रही, मैं क्या करूँ? हाँ, तो बच्चा क्या पढ़ा लिखा है या नहीं? वो डार साहब, उसने 16 जमातें की हुई हैं, एमए पास है, डिग्री लेके पता नहीं कभी किधर जाता है कभी किधर जाता है, नौकरी मिलती नहीं, ना प्राइवेट ना सरकारी। डार्लिंग, सरकार हर एक को तो नौकरी देने से रही, बाकी रही प्राइवेट नौकरी की बात। तो ये बताओ कि बच्चे के पास कोई हुनर भी है या सिर्फ डिग्री है? हुनर तो नहीं है, मगर डिग्री तो है ना डार साहब। यही तो मसला है डार्लिंग। तालीम शऊर देती है, अक्ल देती है और हमने इसे नौकरी का एक जरिया बना रखा है। बच्चों को तालीम तो देनी चाहिए, मगर इसके साथ साथ कोई हुनर भी होना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं आप? यानी तालीम के साथ हुनर भी होना चाहिए? बिल्कुल, आजकल मुकाबले का दौर है, लोग नौकरी के लिए तालीम के साथ तजुर्बा भी मांगते हैं। अगर बच्चों को तालीम के साथ साथ उसी तालीम से मुतल्लिका कोई हुनर सिखा दिया जाए तो मुलाजमत का मिलना बहुत आसान हो जाता है और तजुर्बे के जो 2-3 साल ज़ाया करते हैं लोग, वो नहीं करने पड़ेंगे। वाह जी वाह, जिन बच्चों के पास तालीम ही ना हो उनको क्या करना चाहिए? उनको तो लाजमी हुनर सीखना चाहिए ताकि किसी पे बोझ तो ना बन सकें। वैसे आदमी के पास अगर हुनर हो तो नौकरी ना भी मिले तो अपना काम भी कोई छोटा मोटा कर सकता है। ओ बाबे, अपना कारोबार करने के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए। गलत। अपना काम करने के लिए हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है और कई काम तो फिर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आदमी की सर्विसेज चाहिए होती हैं, उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सर्विसेज यानी आपकी खुद की खिदमात। एक्सक्यूज मिस, मसलन कैसे? मसलन यार देखो ना, इलेक्ट्रिशियन के पास अपना हुनर होता है, फिर आईटी वाले के पास अपना हुनर होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसके पास भी अपना हुनर होता है। ये अपने हुनर की बदौलत अपनी खिदमात फराहम करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। वाह जी वाह डार साहब, कैसी अच्छी मालूमात दे दी हैं आज आपने। मगर मुझे एक बात बताएं कि जो बच्चे स्कूलों से कॉलेजों से पढ़ के आते हैं वो तो थके टुटे होते हैं, उनको हुनर किस वक्त सिखाया जाए? अच्छा सवाल है। देखो, बच्चों को शाम के वक्त कोई भी हुनर सीखने की तरफ लगाया जा सकता है और अगर माँ बाप इसका साथ दें तो बच्चा बहुत जल्दी हुनरमंद हो सकता है। डॉक्टर साहब, जरा ये बताएं कि आपका ज़हन क्या कहता है कि मैं कोई हुनर सीख सकता हूँ? तुम तो भाई ऑलरेडी बाहुनर हो। अच्छा जी, वो कैसे? क्योंकि तुम लोगों को हंसाते हो, खुशी के मौके फराहम करते हो और जो शख्स लोगों को खुश करता है उससे ज़्यादा बाहुनर आदमी कौन हो सकता है? लोगों को खुश रखना भी तो इबादत है ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आप पे मेरा मतलब मुझे इसीलिए इतना मान है कि आप मेरी तारीफ़ करते हैं। ज़रा ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं वो तो मेरा मतलब कोई हुनर सीख ही नहीं सकते या सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि वो माँ बाप की बात ही नहीं मानते, बहुत ज़िद्दी हैं। मुझे तो लगता है कि बच्चों से ज़्यादा वालिदैन ज़िद्दी हैं। भाई, बच्चा जो हुनर चाहता है सीखना, उसको सीखने दे। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, अगर बच्चा तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी सीख लेना तो उसकी जो डिग्री होएगी ना, बड़ी ताकतवर हो जाएगी। और यही तो समझने की बात है कि अब महज डिग्री किसी चीज़ का हल नहीं, हमें तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी आना चाहिए। लो मुर्शद, अगर इजाज़त दो तो इसी बात को ज़रा अपनी जुगनी का तड़का लगा दूं।
इल्म बदल देवे तकदीर हुनर कामयाबी दी अखीर जिन्नू कोई चुरा नहीं सकता सजनो इल्मे ओ जागीर ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। नाजरीन वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग आज अपने मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है और कौन है आज के मेहमान। नाजरीन आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं ये बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत कमाल के इनके ऐसे आइटम हैं जो रेडियो लाहौर से या पीटीवी में भी इन्होंने बहुत काम किया, फिल्म में भी गाई और जब जब कभी बाहर दूसरे मुल्क में जाना हुआ तो पंजाब को ये रिप्रेजेंट भी करती नहीं है। तो आइए बात करते हैं अमन अली से। अमन जी आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाई। डार्लिंग आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ आपको देख के। मैंने आपका बहुत सुना है, आप रेडियो पे भी गाते हो, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस जो है हमारी वहाँ भी आप गाते रहे हो, तो टेलीविज़न के भी जितने शोज़ होते हैं हम देख लेते हैं, आप कभी कभार नज़र आ जाते हो। तो क्या ये सीखा है आपने कहीं से? हाँ जी, हमारी जो फील्ड है सिंगिंग की उसमें बाकायदा सीखना पड़ता है और इसी तरह मैंने भी सीखा और ज़्यादा मैंने सुन के सीखा और अपने उस्ताद से भी सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। हाँ अच्छा, क्योंकि दो किस्म के लोग होते हैं ना गाने वाले जो हैं, एक तो सीख के गाते हैं, एक सुन के गाते हैं। हाँ जी। और एक अनचक होते हैं, उनको कोई गम नहीं होता और गाते हैं। बिल्कुल। और उनको नहीं पता होता कोई और भी सुन रहा होगा उनको, मगर वो गा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके उस्ताद इधर हैं लाहौर में ही? मेरे उस्ताद मोहतरम बहावलपुर से हैं। अच्छा। हाँ जी, इजाज़ तवक्कल खान साहब। बेसिकली मैं बहावलपुर से हूँ। मैं फिर सिंगिंग की फील्ड में जब आई तो फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुई। तो ये खान साहब तवक्कल खान जो है ये इनके बेटे हैं? ये उनके पोते हैं। उनके पोते? अच्छा, जी अच्छा। उनके पोते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। आपको उस्ताद जो मिले, बड़े अच्छा घराना है वो। बेशक, बहुत अच्छा घराना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहावलपुर से हो? जी। तो असली नाम क्या आपका है, घर में या स्कूल में या शनाख्ती कार्ड पे? शनाख्ती कार्ड पे मेरा फरीदा बतूल है। हाँ माशाल्लाह, फरीदा देखे कैसा अच्छा नाम है, बहुत अच्छी गाती रही हैं फरीदा खानम जो है। जी जी। अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत कमाल का गाया उन्होंने, एक दौर का नाम है फरीदा खानम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने यानी अमन रख लिया। अमन तो हर आदमी को अच्छा लगता है तो, बिल्कुल। मगर आपका गाना भी अच्छा लगता होगा। बस ये अब आप सुन के बताएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो आप क्या ज्यादा क्या गाना पसंद करते हो? गजल गाते हो, गीत गाते हो, ठुमरी गाते हो, क्या और क्या गाते हो? डार्लिंग मैं जो अपने शौक से गाती हूँ, जिसको मैं गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो गज़ल है। बाकी आपको पता है फिर ऑडियंस को देखना पड़ता है, अगर वो सराइकी सुने, पंजाबी सुने, उर्दू सुने, तो फिर आपको वर्सटाइल होना पड़ता है। नहीं, आप जैसे फरमा रहे हो कि मैं बहावलपुर से हूँ, जी। तो बहावलपुर की सराइकी तो बहुत ढेर सारी अच्छी है। हाँ जी। मुल्तान की भी अच्छी है, मगर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी। एक जैसी नहीं है दोनों सराइकियाँ। हाँ जी। ये जो गाना है आपके यानी खानदान में और कोई गाता है? नहीं। तो आपको किसी ने नहीं कहा कि ये क्या काम कर रहे हो आप, गाना तो अच्छी चीज़ नहीं है? कहा, बहुत कहा। जब मैं स्टार्ट में आई तो फैमिली ने बड़ा की हमारी, और मैं पहली ही थी, बस समझ लें कि किस्मत में था। फैमिली में ऐसा कोई नहीं है। कोई किस्मत, मेरा मतलब बुरी तो नहीं है कि आपको पूरी दुनिया जानती है, पूरे लोग जानते हैं, जो सुनता होगा इतनी अच्छी आवाज़ को, और ऐसी यानी आर्टिस्ट जो नज़र आ जाए रेडियो पे या टेलीविज़न पे तो लोगों को तो अच्छा लगता है। हाँ जी, बस स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुई फैमिली को, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। अब तो भावलपुर में नहीं हो आप, लाहौर में हो? हाँ जी, अब मैं लाहौर में हूँ। अच्छा, तो कहीं बाहर भी जाते हो आप? हाँ जी, बाहर मैं गवर्नमेंट की तरफ से गई थी, पंजाब को रिप्रेजेंट किया था एक्सपो में, जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा था। जी जी। पंजाब काउंसिल्स की तरफ से, जी, आर्ट काउंसिल की तरफ से। जी जी।
तो रेडियो पे बकायदा गाते हो या कभी कभार जाते हो? नहीं, रेडियो पे बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह गाया। अच्छा हाँ जी, मैंने 3-4 उसमें गज़लियात रिकॉर्ड करवाई हैं और 1-2 सॉन्ग्स होंगे। अच्छा। हाँ जी, बहावलपुर से भी रिकॉर्ड करवाया जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में आई थी, हाँ और फिर लाहौर रेडियो सेंटर पे भी। आदि भावलपुर का रेडियो भी स्टेशन जो है वो बहुत सुना जाता है। जी मुल्तान का भी बहुत सुना जाता है, रेडियो लाहौर भी सुना जाता है। हमारे यहाँ रेडियो बहुत लोग सुनते हैं, जी। तो ये तो अच्छा किया। तो आजकल क्या कर रहे हो आप? आजकल मैं 2 मेरी कवालियाँ आ रही हैं, उस पे फोकस है। ऑडियोज़ का हो गया है रिकॉर्ड, तो अब वीडियो की तैयारी है। आपको पता है ज़माने के साथ चलना पड़ता है, और ज़रा ट्रेंडिंग में है कवाली भी, सूफ़ी भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सूफ़ी को करना चाहिए, उसको सब तो लोग ये लाइक क्या करते हैं। अकेली आप कव्वाली कर लेती हो नहीं, या मैं कोई पूरी टीम है आपकी? टीम है पूरी। अच्छा। हाँ जी, मेन उसमें मैं हूँ, बाकी म्यूजिशियंस होंगे, कुछ अलाप जिन्होंने किए हैं, सरगम की है, नहीं, वो और सखियां होंगी आपके साथ? नहीं, सखियाँ नहीं है, सखे होंगे। अच्छा, ये क्या मतलब? मेल होंगे मतलब अच्छा, कि। मिक्स हाँ कव्वाली जी है। जी, वाह भाई। म्यूजिशियंस होंगे, अच्छा और जिन्होंने सरगम की है, जिन्होंने अलाप किए हैं, वो होंगे साथ। अच्छा अच्छा। तो आपकी दुआ डार्लिंग चाहिए कि वो। अल्लाह करे अच्छा। जी। ऐसा तो मतलब है आमतौर पे फिल्मों में देखा है कि एक तरफ लड़कियां बैठी हैं, एक तरफ लड़के बैठे हैं और कवाली हो रही है। हाँ वो जी उनको कुछ कह रहे हैं, वो उनको कुछ कह रहे हैं। मगर ये है कि ज़्यादा तो यानी कवालों के जो जत्थे हैं जी। वो तो मर्दाना ही होते हैं ज़्यादा। अब ट्रेंडिंग में आपको पता है कि जब ज़माने के साथ हर चीज़ में जिद्दत आ जाती है, इस तरह कवाली में भी जिद्दत आई है कि उसमें ज़रा मॉडर्न म्यूज़िक ऐड हो गया है। ये जिद्दत तो नुसरत फ़तेह अली ने शुरू कर दी थी। बिल्कुल, क्या नुसरत को बात। अल्लाह जन्नतों में जगह दे। उसने आमीन। भी कवाली के जो रवायती साज थे वो बदल के जी तो आज के साज साथ मिला के जी, तो पूरी दुनिया को बताया कि कवाली ऐसे भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो लोग कहते हैं ना उसने यानी वेस्टर्न म्यूजिक और ईस्टर्न म्यूजिक वो मिला दिया, हालांकि नहीं मिलता होता है ऐसे। जी सिर्फ साज यानी मगरबी साज लगा दिए उसने, जी क्योंकि जी। कव्वाली में तो सैक्सोफोन नहीं होता, हाँ जी कव्वाली में तो ऑर्गन नहीं होता। हाँ जी, ये तबला हारमोनियम जो उसकी पहचान है। हाँ, क्लारनेट होती है और तबला और हारमोनियम और सारंगी। जी तो नुसरत ने ये पहली इब्तिदा की जी, और अल्लाह ने उसको कामयाबियां भी दी। जिद्दत तो उसने बनाई, उसने शुरू की। बिल्कुल तो बिल्कुल। आइए नाजरीन को सुनाएं ज़रा ये कैसे आप गाती हैं। जी ज़रूर, क्यों नहीं।
नाजरीन, आपने अमन अली को सुना। अमन तो सबको पसंद होता है, तो अब गाना भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अमन अली हमारे साथ मौजूद हैं, बातें होती रहेंगी। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गज़ल में आपको यानी कौन पसंद है? आपने सुना होगा, फरीदा जी को भी सुना होगा, आपने इकबाल बानो को भी सुना होगा। अक्सर यानी जो यानी बहावलपुर से सुरैया आई थी, सुरैया सुरैया भी खान। बहुत अच्छा वक्त बिल्कुल, गुजारा उसने। बिल्कुल। सुरैया को भी सुना होगा। फिर यानी ज़रा गज़ल तो सुनाएं कोई, देखें कि गज़ल कहाँ तक पहुँची है आपके थ्रू। अच्छा जी, मैडम नूरजहां की गज़ल आपको हाँ, जिसकी मेरा मतलब जो आपको पसंद है। अच्छा। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तुम मुसीबत में है जब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। तो काफ़ी भी गाई कभी आपने, काफ़ी भी हाँ जी गाते हैं। या पीते हो आप काफ़ी? पीती भी हूँ। अच्छा, पीते भी हो तो गाते भी हो आप? हाँ जी। क्योंकि काफ़ी हमारे यहाँ तो बहुत कम गाया यानी फीमेल सिंगर ने। हाँ जी। ज़्यादा के बाद शादा भी चंद साल गाती रही, जी, शादा जी। परवीन जो उनकी बेटी थी। जी। तो बहुत कम यानी फीमेल आर्टिस्ट ऐसे मैंने देखे हैं जो काफ़ी गाएं। मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है ना काफ़ी को। अच्छा, हाँ जी, ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि उसके साथ जो रिदम होता है, ताल होता है, वो बाकायदा मुगलाई के साथ उसको गाया जाता है, तो वो ज़रा मुश्किल ज़ुमरे में आ जाता है। आज ज़रा गाड़ी काफ़ी मुश्किल होती होगी। हाँ जी। यानी अगर इतनी गाड़ी ना हो तो काफ़ी चल सकती है। हाँ जी। तो कोई है ज़हन में आपके? चलें आपको एक सराइकी हमारे भावलपुर की बहुत समझ लें कि वो बहुत बड़ा हिट आइटम है वहाँ पे। अच्छा, मैं थोड़ी सी फिर आपको सुनाती हाँ, नहीं नहीं, वो ज़रा यानी आप माशाल्लाह वर्सटाइल आर्टिस्ट हो, तो आपके पास तो गाने की हर सिल्फ होगी ना। हूँ जी। हो दिलड़ी लुटी ते यार सजन, दिलड़ी लुटी ते यार सजन, कद मोड़ मुहारत या वतन, हो दिलड़ी लुटी ते यार। वाह जी वाह, अमन अली जी, आपको अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे और आमीन। कामयाबियाँ दे। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब कुछ सुन के। तो नाजरीन भी इस इंतज़ार में होंगे कि एक आइटम ज़रा आप और करें।
वेलकम बैक नाजरीन, आइए शुरू करते हैं याद माजी। डार्लिंग जरा ये बताओ कि जब तुमने पीटीवी अवार्ड में वो इफ्तिखार गाया तो हाल तो खचाखच भरा हुआ था, तो कौन कौन लोग बैठे थे जो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे जो तेरी आर्टिस्ट बरादरी है? इफ्तिखार ओ इफ्तिखार मुझको जरा तू आके मिल। इफ्तिखार ओ इफ्तिखार मुझको अकेला मिल जरा। एक सेलेक्टर तेरा खालू दूजा तेरा ताया हुआ। खालू दूजा तेरा ताया हुआ। इफ्तिखार ओ इफ्तिखार मुझको अकेला मिल जरा। बाबे आपको क्या बताऊं, ये छठा अवार्ड था पीटीवी का, इस्लामाबाद में हुआ था। उनका जो कल्चर कॉम्प्लेक्स है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत बंदे बैठे हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकता। 3-4 दिन तो उस हाल में मैं और शुएब मंसूर तो सिर्फ माइक लगाते रहे कुर्सियों के नीचे, ऊपर से लटकाते रहे ताकि जो आदमी क्लैप देगा तो आवाज़ तो आए ना पब्लिक को कि कौन कौन आदमी तालियां बजा रहा है। लो जनाब, उधर मैंने पहले तो शुएब मंसूर ने वो हमें याद करवाए 3-4 गाने जो हमने गाए थे, जो मैंने और अरशद ने और खालिद निज़ामी ने किए। तो मैं अपना सीढ़ियाँ चढ़ रहा था स्टेज की, तो फजल साहब हमारे डीएमडी थे उस वक्त, तो मुझे कहने लगे, ओए वो अपना इफ्तिखार बहुत बुरा खेला है, उसका ज़रूर जिक्र करना। लो जी, ये मेरे दिमाग में था। पहले हमने और बातें की, मैं नहीं खेलना कोरिया दे नाल, ते अपना नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, हमें गेंद दी आपकी, बाबा इस तरह करके जो पहले 3-4 अपना हमने पैरोडियाँ की। तो ये एकदम फिर जेन में जब आया ना, किस तरह निकलेगा यूं टीम में नाम आया हुआ, एक सेलेक्टर तेरा खालू दूजा तेरा ताया हुआ। इफ्तिखार हो इफ्तिखार, हाँ वही जो आपने क्लिप में जो बताया है, ये फजल साहब ने कहा था कि उसका ज़रूर जिक्र करना। तो अल्लाह का फजल है, फिर सारी ट्रेड बैठी हुई थी, पूरे मेरे साथी बैठे हुए थे, मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए थे उधर पेविलियन में। तो ज़्यादा वैसे अपना वहाँ पे समीउल्लाह और हसन सरदार, वो दोनों बैठे हुए थे, हॉकी के प्लेयर थे हमारे, पूरी दुनिया जानती है उनको। और कमल नसीर, अल्लाह जन्नतों में जगह दे उसको, वो और मरीना खां। मरीना तो बहुत हंसी और उस वक्त से लेके आज तक हंस रही है, अल्लाह का ये फजल है। तो कमल बीबी तो अब अल्लाह के पास है, अल्लाह उनको अच्छे दर्जात दे जन्नत में, बहुत अच्छी मेरी बहन थी वो भी। और बाकी सारे कमाल अहमद रिजवी बैठे हुए थे उधर, अपना हसीना मोइन बैठी हुई थी उधर, नैयर कमाल बैठी हुई थी उधर, अमजद सलाम अमजद बैठा हुआ था उधर, कभी बैठा हुआ था। ये सारे मेरे मतलब जो मेरे साथी हैं जो काम करते रहे हैं, जिन्होंने मुझे काम करते हुए देखा, मैं ज़्यादा वन मैन शो करता था ना, तो वो सारे बैठे हुए थे और बड़ा उन्होंने पसंद किया, बड़ी पब्लिक खुश हुई। फिर उसके बाद मेरा मतलब है फिर ज़्यादा थिएटर की तरफ चला गया, मैंने फिर टेलीविज़न छोड़ दिया। अभी 36 साल बाद फिर इधर माँ की गोद में आ गया हूँ। और वो जो तूने क्लासिकल गाया, वो क्या पहले से प्रैक्टिस की हुई थी उसकी या उसी वक्त आया ज़हन में? डार साहब, ये राग मिलनसार है, इसमें 3-4 राग मिलते हैं
और मैंने जो गाया उधर आपको क्या बताऊं, बस मुझे सबसे बड़ी खुशी पता क्या है, बाकी तो सारे मेरे साथी और मेरे बुजुर्ग बैठे हुए थे जो आपने देखा ये पहले क्लिप में भी, तो इसमें भी आप देख लेना, मेरा मतलब है हसीना मुइन भी बैठी हुई थी और अपना जितने भी सारे मेरे, मगर सबसे जो कीमती जो मुझे आया ना नज़र, वो सलामत अली खान आए। वो ज़रा देखें आप सलामत अली खान किस तरह मुझे देख रहे हैं। बाद में खान साहब ने मुझे बड़ी शाबाशी दी और मेरी सारी ज़िंदगी कमाई एक तरफ और सलामत खान का ये क्लोज जो है ना ये एक तरफ। बहुत बड़े आदमी थे और इन्होंने बहुत पसंद किया मुझे। डार्लिंग ये जरा क्लिप देखो। हेरी मना हे मनाराला हे पतनारी हिरेले तानाराला पानिये मनोरला पकतना हरिले ते कतिने रोलो हो मनाराला पे नारियल मनाराला तार बार बल्ले नारा हेरे पलार नार तार बार बल्ले नारा हेरे पलार ना हिर बल्ले नार पलैया काका बोले गिड बगडिल्ला रे लेती पनार ला तार बार बल्ले नारा हेरे पलार ना तार बार बल्ले नारा हेरे पलार हेरी मना। ये जो तुम गा रहे हो ये पहले भी कभी गाया तूने या उसी वक्त आया ज़हन में? वो बहुत दफ़े मैं डॉक्टर साहब यही स्टूडियो, जब मेरा स्टूडियो ओपन हुआ ना तो आपदा परवीन आई थी इधर ओपनिंग पे, तो मोहम्मद निसार हुसैन थे हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा चल भाई खालिद कर कोई आइटम, तो ये सॉन्ग ऑफ कन्फ्यूजन मैंने गाया तो आपदा बीबी ने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत खुश हुई, कहने लगी बहुत अच्छा है ये। तो ये बता कि ये जो गाना है इसके बारे में किसी ने पूछा नहीं कि इसका क्या मतलब होता है, कौन सी ज़बान है, इसका क्या मतलब होता है, ये सॉन्ग ऑफ कन्फ्यूजन जो है ये है क्या? ये है बस अल्लाह तो अकल काम है, जो इसका मतलब मुझे बता देना मैं उसको बहुत इनाम देता हूँ, हज़ारों रुपया दे सकता हूँ। ज़बान तो ये मेरा मतलब है, बस आपको क्या बताऊँ, मैं बाई रोड जा रहा था डॉक्टर साहब कराची ज़िया शो करने, ये बात है मेरा ख्याल है 68 की या 69 की। तो जब मैं बाउल नगर से आगे गया ना जी, तो उधर साथ ही इधर बीकानेर है, वहाँ पे एक बारात थी और बारात में ये लोग गा रहे थे इस तरह करके, जो मेरे कान में आवाज़ आई ना, जो तर्ज आई ना, जो फिक्रे आए ना, वो मैंने मेरा मतलब अपने दिमाग में रखे हुए थे। तो जब मैंने पेश किया इसी हाल में, जब उस ओपनिंग थी स्टूडियो की, तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बड़े लोग पसंद करते हैं इसको। तो किसी बाहर के मुल्क में भी ये आइटम किया तूने? हाँ जी, मैंने जब लंदन गया हूँ जी, मेरा मतलब है ये शो करने के लिए, ये 89 की बात है, 89 की, हाँ 89 में मैंने उधर लंदन उधर मैंने किया था सॉन्ग ऑफ कन्फ्यूजन। तो जिधर मेरे भांजे पढ़ते हैं या जिधर मेरे ग्रैंड सन पढ़ते हैं, उनकी सारी क्लास आ गई थी कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा ये हमारी अपनी ज़बान है, इसका मतलब ना ही पूछें आप। कभी बच्चों को एंटरटेन किया? हाँ जी, मैं अपने बच्चों को बहुत एंटरटेन करता हूँ, उनको अभी समोसे खिलाए हैं मैंने, 2 दिन हुए हैं। तो लीजिए नाजरीन, अब बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। आज की कसौटी है ये, जी प्यारे शुरू कर। लो डॉक्टर साहब पहले ही बता दें, शख्सियत है या कोई अमारत, क्योंकि मैंने जब पूछना है तो आपने बिल्कुल लंबी चौड़ी गुफ्तगू शुरू कर देनी है। ना शख्सियत है ना इमारत है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो लिबास में पहनी जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं ज़रा कि ये लिबास का कोई ज़रूरी हिस्सा होती है? ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ख़ास लिबास के साथ पहनी जाती है। मैं समझ गया, आप वास्कट का पूछ रहे हैं, जो ख़ास तौर पे शलवार कमीज़ पे पहनी जाती है। अगर 2-3 सवाल और पूछ लेते तो ये गलत जवाब देने की नौबत ना आती। हैं जी, मगर ये जवाब कैसे गलत हो गया? चलें कोई और मेरा मतलब है पूछ लेता हूँ, ये जो चीज़ आप पूछ रहे हैं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये अजीब सवाल है भाई। और आपको तो अजीब ही लगना है, आपका तो सिर्फ शौक ये है कि मैं कसौटी बूझते बूझते 0 मीटर हो जाऊं और आप सवाल का जवाब दें ताकि मैं कसौटी बूझ सकूं। अच्छा भाई, नाराज ना हो, जब ये चीज़ जुमले में इस्तेमाल की जाती है तो मुअन्नस होती है। वेरी गुड,
तो क्या ये पहनने वाली चीज है? हद हो गई यार, जब लिबास का हिस्सा है तो पहनने वाली ही हुई ना। ओ नहीं, वैसे तो कमीज की जेब जो है वो भी लिबास का हिस्सा है और मुन्नस है, क्या ये भी पहनी जाती है? आज तो कमाल की लॉजिक पेश की है। अखरोट तो नहीं खा रहे आजकल? बाबे अखरोट तो वो खाते जिनका दिमाग नहीं चलता, मेरा तो दिमाग ऐसे चलता है, ओवर स्पीड। अगर मेरा मतलब मेरे दिमाग को मोटरवे वाले कभी चेक कर ले तो जुर्माना भी हो सकता है इस दिमाग पे। हाँ, हालांकि मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग चलता नहीं बल्कि चल गया है। ये आपने मेरी तारीफ की है ना? 100% भाई, तुम्हारा और तो कुछ हो नहीं सकता, तारीफ ही हो सकती है ना। अच्छा, थैंक यू। तो मेरे जरा पहले वाले सवाल का जवाब दें कि जो चीज आपने पूछी है वो लिबास का हिस्सा है ना? हाँ, लिबास का हिस्सा तो नहीं बल्कि पहनी जाती है। ये बात, यानी पहनी जाए तो ठीक है, तो ना पहनी जाए तो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो बाबे ये तो इजी हो गया सारा काम। आपने गुट की जो कलाई की जो घड़ी होती है ना उसके बारे में पूछा कि पहनी जाए तो ठीक, ना पहनी जाए जब भी ठीक। बिल्कुल गलत। जिस चीज का मैं पूछ रहा हूं ये कलाई पर नहीं बांधी जाती। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कलाई पे नहीं बांधी जाती तो कहीं ना कहीं और जरूर बांधी जाती होगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे रवायती लिबास धोती या लाचे का तो नहीं पूछा? नहीं भाई, ये वो चीज भी नहीं। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि ये चीज जो है ये किसी मेटल की बनी हुई है या कपड़े की? ये बड़ा माकूल सवाल किया है, इसमें कसौटी बूझने की तुझे बड़ी मदद मिलेगी। ये कपड़े की बनी होती है। कपड़े की? हाँ, ये सलवार कमीज के साथ पहनी जाती है? हाँ, नहीं। यानी पैंट शर्ट के साथ पहनी जाती है, मुख्तलिफ स्टाइल की होती है? हाँ बिल्कुल, इसके बड़े मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। ओहो, तो आपने सर पे पहनने वाली टोपी का पूछा है? क्योंकि फिर लुढ़क गए ना। मैंने जो चीज पूछी है वो पहनी नहीं जाती, बांधी जाती है। ओ अच्छा, जो कमीज का ऊपर वाला बटन बंद करके पहनी जाती है? हाँ जी जनाब, अब नाम भी ले लो। ओ बाबे, आपने टाई का पूछा है, जो आप लगाते हैं तो गला मेरा कुटिया जाता है। ले पे जवाब दुरुस्त है, मुबारक हो तुझे। लीजिए ख़वातीनो हज़रात, बढ़ते हैं वक्फे की जानिब। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है डार्लिंग का इस हफ्ते का गाया हुआ पैरोडी सॉन्ग। कुछ काम
कुछ काम